वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा। आज मैं आपके लिए चैप्टर 5 पदार्थों का पृथक्करण लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले के चैप्टर्स को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के उसे देख सकते हैं। बात करते हैं पदार्थों के पृथक्करण की। तो हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण को देखते हैं जिनमें हम पदार्थों को किसी मिश्रण से पृथक करते हुए देखते हैं। हमने यह भी देखा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें से हम क्या करते हैं, उनमें से उसको अलग करते हैं। जैसे चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनी द्वारा हम अलग करते हैं। चाय की पत्ती को हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, चाय में से अलग करते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। और फसल की कटाई के पश्चात अनाज को भूसों से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। जैसा कि हमने चैप्टर 3 में रेशो चीज़ों को अलग करने के लिए कपास को ओटा है, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है फ्रेंड्स, कि हमने इन सब चीज़ों को क्या किया है, अलग अलग किया है। तो कदाचित आपने नमकीन दलिया अथवा पोहा तो खाया ही होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानी पूर्वक क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो ये भी क्या हो गया, पृथक करना ही हो गया। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे या क्या यह सही है? ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत ही छोटे हों, स्मॉल हो एकदम, तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना कीजिए, यदि आपको करना है रेत और नमक के मिश्रण को, जैसे कि एक ग्लास में भर दिया जाए और तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने के बारे में सोचना भी क्या है, असंभव है। नमक और रेत को तो आप बिल्कुल भी हाथ से तो अलग कर ही नहीं सकते हैं, उसको बीनना बहुत ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि दोनों के जो पार्टिकल्स होते हैं, दोनों के जो कण होते हैं, वो लगभग क्या होते हैं, सेम साइज़ के होते हैं। तो उनको हाथ से हम बीन के अलग नहीं कर सकते और बहुत छोटे भी होते हैं। यहाँ पर जैसे आपको डायग्राम में दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकालने का डायग्राम दिखाया गया है, लेकिन पहेली यह जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने की हमें आवश्यकता क्यों होती है। तो आपको ही पता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, हम अपने यूज़ के लिए ऐसा करते हैं। बात करते हैं एक्टिविटी फर्स्ट की। क्रियाकलाप 1, सारणी 5.1 के कॉलम ए में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयव को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 तथा 3 में दिया गया अभी आपको दिखेगा। तथापि कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना व्यवस्थित हो गई है। क्या आप प्रत्येक प्रक्रम को उसके उद्देश्य तथा पृथक्कृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं? तो यहाँ पे सारणी 5.1 आपको फ्रेंड्स दी गई है। बात करते हैं कि सारणी में ऐसा क्या दिया है, तो हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं, इसमें यह बताया गया है। सबसे पहले तो पृथक्करण प्रक्रम जो है, यानी किसको किससे अलग करना है। फिर उसके बाद जिसके उद्देश्य के लिए हम उसको अलग करते हैं, हमें यह जानना है। फिर हम उसमें से किसको अलग करते हैं, हमें यह जानना है। तो सबसे पहले बात करते हैं चावल से पत्थर को अलग करने की। तो हमारी जैसे घर में भी हम लोग देखते हैं कि चावल को बीना जाता है, तो उसमें क्या होते हैं, दो भिन्न उपयोगी पदार्थों को हमें अलग करना होता है और हम ठोस अवयवों को फेंक देते हैं, जैसे कि पत्थर जो होते हैं निकाल को उसको फेंक देते हैं। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन, उसमें फ्रेंड्स अनुपयोगी अवयवों को हम दूर करते हैं, हम अशुद्धियों को भी क्या करते हैं, उसमें से फेंक देते हैं। और हानिकारक चाय की पत्तियों को पृथक करना, हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करना, हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। हम देखते हैं किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थ को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं, जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के आमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थों की 3 अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव और गैसों में से कोई भी हो सकता है। इसीलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण करते हैं जिनके गुणधर्मों में फ्रेंड्स अत्यधिक विभिन्नताएं होती हैं। अब पृथक्करण की कुछ विधियां हैं। फ्रेंड्स,
अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कुछ विधियां ऐसी हैं जिन्हें हम अपनी दैनिक क्रियाकलापों में उपयोग करते ही होंगे, जनरली लोगों ने किया ही होगा, जैसे कि हस्त चयन विधि। अब बात करते हैं एक्टिविटी 2 में। एक्टिविटी 2 में क्या दिखाया गया है कि दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्न कण पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न के कण तथा खाद्य कण हैं? अब अपने हाथों से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य टुकड़ों को इनसे पृथक कीजिए। तो आप क्या पाएंगे कि आपने इनको क्या किया है, हाथों के द्वारा इनको अलग किया है। तो हस्त चयन की इस विधि का उपयोग हम चावल, गेहूं, दालों से कुछ मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने के लिए करते हैं। और ऐसी अशुद्धियों की मात्रा, जैसा कि चित्र 5.3 में दिखाया गया है, और ऐसी अशुद्धियों की मात्रा बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में हस्त चयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अनाज से पत्थर के टुकड़े को ये एक आदमी क्या कर रहा है, उसको पृथक कर रहा है। और ये जो विधि है ये हाथों से की गई है, इसलिए इसको हस्त चयन विधि कहते हैं। अब बात करते हैं थ्रेशिंग की। तो अगर बच्चे कुछ गांव से रिलेटेड होंगे तो उनको ये वर्ड समझ में आ जाएगा कि थ्रेशिंग किसे कहते हैं। आपने खेत तथा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों जैसे सूखे पौधे के गट्ठर को देखे होंगे। सूखे पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्न कण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्न कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। किसान अन्न कणों को सूखे पौधों के इन गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं। अब इतनी ज़्यादा मात्रा में अगर अनाज है तो उन्हें हाथों से तो हम अलग कर नहीं सकते हैं। तो आम, अमरूदों को वृक्ष से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्न कण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। अन्न के दाने आपने देखा है बहुत ही छोटे होते हैं। इन्हें हम क्या कर सकते हैं, हस्त चयन विधि का प्रयोग करके अलग नहीं कर सकते हैं। आमों को अलग करने के लिए क्या करते हैं कि उसको हम लोग हाथ से अलग कर सकते हैं, इसीलिए इनको इनकी डंडियों से भी तोड़ना असंभव होता है। यानी कि जो छोटे छोटे अनाज के कण होते हैं उनको हम डंडी के साथ नहीं तोड़ते हैं। अन्न कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है। सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को ही थ्रेशिंग कहते हैं। तो एक डेफिनेशन आपको यहाँ से निकल कर आई कि थ्रेशिंग किसे कहते हैं। तो वंस अगेन, सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कण अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेशिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है और अत्यधिक मात्रा के अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेशिंग मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। आजकल तो जनरली मशीनों का ही उपयोग किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक किसान क्या कर रहा है कि फसलों की क्या कर रहा है, थ्रेशिंग कर रहा है। अब उनको हाथों से एक एक करके बैठकर वहाँ पे वो बिनेगा नहीं, बल्कि उनकी क्या करेगा, थ्रेशिंग करेगा, जिसमें अनाज को क्या करता है कि वो पूरा एक गट्ठर उसका ले करके उसको हाथों से पीट कर उनमें से अनाज को बाहर निकाल लेता है। और आजकल तो मशीनें भी हो चुकी हैं, तो मशीनों का लोग उपयोग करते हैं। सेकेंड बात करते हैं फ्रेंड, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स निष्पावन। निष्पावन में उसको जानने से पहले बात करते हैं एक्टिविटी 3 की। तो सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों के माप समान है? क्या हस्त चयन द्वारा इनको अवयवों को पृथक करना संभव है? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि फ्रेंड्स इनको आप अपने हाथों से आसानी से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। वो भी पाउडर के फॉर्म में है तो बिल्कुल भी नहीं।
अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। क्या होता है, क्या दोनों अवयव रेत अथवा बुरादा एक ही स्थान पर गिरते हैं, या सूखी पत्तियों का जो पाउडर है वो एक ही स्थान पर गिरता है? क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई? किसी मिश्रण के अवयव को इस प्रकार पृथक करने की विधि को निष्पावन कहते हैं। यानी कि जिस तरह से आपने देखा कि सूखी पत्तियों को अलग करना और बुरादों को अलग करना, तो और उसमें से रेत को अलग करना जो है, इस विधि को हम क्या करते हैं, इस मिश्रण के अवयवों को अलग करने को हम लोग निष्पावन विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो दोनों जो भी मतलब कि हल्की चीज़ें होती हैं वो अलग अलग जा कर के गिरती हैं। भूसा अलग गिर जाता है और जो रेत या फिर बुरादा होता है वो अलग गिर जाता है। अब इनका उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। निष्पावन यानी कहाँ प्रयोग किया जाता है? जहाँ पर हल्के और भारी अवयव होते हैं वहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि निष्पावन विधि वहाँ पे उपयोग की जाती है जहाँ पर दो कण ऐसे हो, एक हल्का और एक भारी, तो उनको अलग कर सकते हैं। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसों को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं, जैसा कि चित्र 5.5 में आपको दिखाया गया है। हवा की दिशा में फ्रेंड्स सूप को क्या कर रहे हैं, ऊपर किया गया है, जिसमें भूसी अलग आकर गिरी और अनाज अलग आकर गिरा है। तो यहाँ पे निष्पावन का चित्र दिया गया है। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसों को पशुओं के चारे सहित कई अन्य प्रयोजनों में उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, चालन की। तो कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम चलनी का उपयोग करते हैं और उसमें आटा डालते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया गया। और हम उसमें क्या करते हैं, बहुत आसानी से आटे और उसमें उपस्थित जो भी चोकर या भूसी वगैरह है उसे हम आसानी से अलग कर लेते हैं। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा अलग निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां चालनी में रह जाती हैं। प्रायः आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियां तथा भूसे को निष्पावन तथा थ्रेशिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं, जिनको दूर किया जाता है। आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर को पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक आदमी या फिर एक मजदूर क्या कर रहा है कि चालन द्वारा कंकड़ तथा पत्थरों को रेत से पृथक कर रहा है। बात करते हैं एक्टिविटी 4। कक्षा में एक चालनी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चौक का पाउडर बनाइए, उसके आटों के साथ मिलाइए, इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चौक पाउडर तथा आटा को पृथक कर सकते हैं? तो चालन का उपयोग मिश्रण के दो अवयवों जिनके मापों में अंतर हो उनको हम पृथक कर सकते हैं। यानी कि चौक का जो मतलब डस्ट है और जो आटा है दोनों तो सेम ही है, वो दोनों जो उनका जो माप मतलब है कि उनके जो कण है वो क्या है, सेम आकार के हैं, तो उनको हम अलग नहीं करते हैं। तो उसके लिए और पॉइंट होता है अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। बात करते हैं कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियां कैसे पृथक करते हैं? प्रायः पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर
की हुई अशुद्धियों जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं और ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती हैं। अब सोचिए बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? तो जनरली आप सोचकर बता सकते हैं। क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है? तो मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक और डेफिनेशन मिली अवसादन की। तो अवसादन वो होता है जिसमें जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे बैठ जाने का जो प्रक्रम होता है, जो मेथड होता है। अवसादित मिश्रणों को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। एक और डेफिनेशन आपको मिल गई। आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों को पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण द्वारा पृथक किया जा सकता है। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रणों को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे दो पृथक पृथक परतों में बंट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत पर बनाता है उसे हम निस्तारण द्वारा पृथक करते हैं। और जिसका आप लोग यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं कि मिट्टी एवं जल का मिश्रण लिया गया, उसमें फिर अघुलित पदार्थ उसमें डाला गया और उसको निस्तारण और अवसादन विधि द्वारा यहाँ पर किया गया। फ्रेंड्स, आइए फिर से ठोस तथा द्रव पदार्थों के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप लोग छलनी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां भी मिलती हैं? अब चाय को छलनी में डाल दीजिए, क्या चाय की सारी पत्तियां छलनी में रह जाती हैं? इसी प्रक्रम को हम लोग फिल्ट्रेशन या निस्यंदन कहते हैं। यही जो है इस तरह से जो छानने की अलग करने की प्रक्रिया है, इसी को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। आप सोचिए तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है? अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी जल नलों से गंदला जल यानी गंदा पानी भी मिलता है। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। तो हमें भी इनको पृथक करना ज़रूरी है। तो क्या हम पृथक करेंगे? कुछ वीडियो द्वारा जल से मिट्टी जैसी अविलेय अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं एक्टिविटी 5 में। तालाब या किसी पंकिल जल को लीजिए। यदि यह जल या ना मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दें, इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानी पूर्वक प्रेक्षण कीजिए। क्या अपने प्रेक्षणों को लिखिए। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? ऐसा क्यों हुआ? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए। इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? तो इसका निस्यंदन कीजिए। क्या चाय वाली छलनी से यह कार्य किया? आइए कपड़े की सहायता से निस्यंदन करने का प्रयास करें। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तागों के बीच में छोटे छोटे छिद्र अथवा छेद होते हैं यानी रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदन के रूप में हम लोग कर सकते हैं। जनरली पहले सबके पास छलनी नहीं होती थी तो लोग क्या करते थे, कपड़ों से ही उसको छान लेते थे। अब जल अब भी गंधला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदित कर सकते हैं, जिसमें और भी छोटे छेद हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदन होता है जिसमें बहुत ही स्मॉल मतलब उसमें छेद जो होता है बहुत ही छोटा होता है। चित्र 5.9 में फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दीजिए और चित्र 5.10 में जैसा दिखाया गया है इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलिए। मिश्रण के ठोस कण इनके छिद्रों से नहीं गुजर पाते तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपने इस चित्र में आपको देखा है। ये एक पेपर लीजिए फ्रेंड्स। अब क्या कीजिए,
कि एक पेपर लीजिए, ये जैसा फ़िल्टर पेपर लिया गया है उसको इस टाइप से पहले मोड़िए, फिर ऐसा मोड़िए, फिर उसके बाद इस कोन के जैसे कि जोकर की टोपी बनती है या जिसको शंकु कहते हैं उस आकार का मोड़िए। फिर उसके बाद उसको कीप में ऐसे रख दीजिए। फिर आप क्या कीजिए, उसको छानिए। तो इस पत्र में क्या हुआ, निस्यंदन का उपयोग हुआ। साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। क्या आपने देखा होगा, पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें थोड़ा नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके क्या करते हैं, हम लोग पृथक कर लेते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स वाष्पन की। तो सबको पता है वाष्पन क्या होता है, यानी कि जल उसमें से क्या करना, उसको वायु में उड़ा देना। तो इसमें क्या करना है, एक्टिविटी 6 लेते हैं। तो एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए और अच्छी तरह से हिलाइए। क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? हिलाने के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, नमक पूरी तरह से घुल जाता है। और नमक के जल से भरे बीकर को क्या करना है, बॉईल करना है, गर्म करना है और जल को उबाल कर उड़ने दीजिए। मतलब जैसा आपने देखा होगा कि उसको गर्म करेंगे तो कुछ भाप जैसा निकलता है, तो भाप को निकलने दीजिए। बीकर में क्या बचता है, तो बीकर में सिर्फ नमक बचता है। तो इस प्रक्रिया में जो जल है वह भाप बनकर उड़ गया, तो जल का वाष्प बनकर उड़ने की क्रिया ही क्या होती है फ्रेंड्स, वाष्पन कहलाती है। और जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है। अब हम लेते हैं इस प्रक्रम के बारे में आपको बताया भी गया, जैसा कि मैंने बताया कि हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। एक्टिविटी 7, रेत तथा नमक का मिश्रण लीजिए, इसे आप कैसे पृथक करेंगे? हमने पहले भी देखा है कि हस्त चयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं होती, हाथों से हमेशा अलग नहीं कर सकते हैं। इस मिश्रण को एक बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए रख दीजिए। क्या आप देखते होंगे कि रेत की तली में जो बीकर में क्या होता है, बीकर में रेत की तली नीचे बैठ जाती है। इसे निस्यंदन या निस्तारण विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारित द्रव में क्या है, क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो आप प्रारंभ में मिश्रण में डाले थे या प्रारंभ में था? अब इस निस्तारित द्रव से नमक व जल को पृथक करना है, तो इस द्रव को किसी केतली में भर कर इसका ढक्कन बंद कर दीजिए और कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली को एक टोंटी से भाप निकलते हुए देख सकते हैं? तो वहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी वाष्पन हो रहा है। अब धातु की एक प्लेट लेनी है जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। प्लेट को केतली की टोटी के ठीक ऊपर रखना है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि आप ये भाप जो निकल रहा है उस भाप के आगे क्या करना है, प्लेट को रखना है। फिर देखेंगे कि इस प्लेट से क्या होने लगा, पानी बन करके टपकने लगा। तो केतली के सारे जल को भाप में बदल दीजिए और फिर से वो भाप क्या है, पुनः पानी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। जल से वाष्प उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं, यानी कि उसका अपोजिट। अभी हमने देखा वाष्पन, तो वाष्पन का अपोजिट संघनन। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर उबाला गया था उस पर ढकी प्लेट को संघनित बूंदों में देखा है? तो देखा ही होगा कि हम किसी भी गर्म ढक देते हैं तो फिर से वहाँ पे क्या होता है, वो वापस से क्या होता है, संघनित हो जाता है। तो इसी टाइप से हम देखते हैं कि उसमें भाप में उसमें वो क्या होता है, पुनः बदल जाता है। जब क्या होता है कि फ्रेंड्स, अब इसमें जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर से केतली में पीछे क्या छूट जाता है। इस प्रकार हमने उसमें देखा केतली में क्या क्या चीज़ें, या तो अगर नमक डाला होगा तो नमक होगा या रेत होगा। और जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन विधियों द्वारा सफलतापूर्वक पृथक किया जाता है। उसको पृथक करने की कई विधियाँ होती हैं। पहली को रेत के नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है, यानी कि उसको कैसे प्राप्त किया गया, तो आपको उसको फ्रेंड्स कैसे प्राप्त किया गया, वाष्पन विधि से। तो अब हम क्या करना है कि अब हम बात करते हैं, क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा हो उसको घोला जा सकता है? क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोला जा सकता है?
तो चैप्टर 4 में हमने यह पाया कि कोई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं, तब हम उन पदार्थों को विलेय कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रख कर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? क्या वो निरंतर घुलता ही जाएगा? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। एक लिमिट के बाद क्या होगा, घुलना बंद हो जाएगा। उसमें चम्मच लेना है, ग्लास लेना है, चम्मच लेना है, नमक लेना है, जल लेना है और आधा कप जल उसमें उड़ेल लेना है, यानी ग्लास में रख लेना है। 1 चम्मच नमक इसमें डालना है और फिर विलोड़ित करना है। तो उसमें देखते हैं कि जब तक यह पूरी तरह से ना घुल जाए तब तक उसमें डालते जाना है और भली भांति इसको हिलाते जाना है। इसी प्रकार 1-1 चम्मच करके नमक में क्या करना है, उसमें पानी में डालते जाना है। कुछ देर के बाद आप यह देखेंगे कि पानी जो है वो पूरी तरह से मतलब नमक अब उसमें और नहीं घुल रहा है। यदि मतलब क्या होता है, नमक जो होता है वो बीकर की तल में बैठ जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में नमक नहीं घुल सकता और इस विलयन को हम संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड विलयन कहते हैं। यहाँ यह एक संकेत है जो यह बताता है कि यह संभवतः क्या गलत हुआ, जब मतलब कि ऐसा क्या होता है कि मतलब एक विलयन जो होता है वो मतलब क्या होता है कि उसमें जो भी चीज़ें हम मिलाते हैं वो एक लिमिट तक ही मिलती है, उससे ज़्यादा उसमें वो घुल नहीं सकती हैं। तो इस तरह से नमक को जल में घोलने की प्रक्रिया यहाँ पर दिखाई गई है। अब यहाँ पे एक्टिविटी 9 में हम बात करें फ्रेंड्स, तो उसके पहले बताया गया कि कल्पना कीजिए कि उसके पास यानी पहेली के पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल को संतृप्त बनाने से पूर्व पहले से ही अधिक नमक घोला जा सकता है? यानी कि संतृप्त विलयन बनाने से पहले भी उसमें घोला जा सकता है। तो आप उसको कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसको क्या कर सकते हैं कि आप उसको गर्म करके भी और मात्रा में उसको घोल सकते हैं। क्या करना है कि जो हमने लिया, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया बीकर में कुछ जल लेना है एक्टिविटी 9 में, तथा उसमें तब तक नमक मिलाना है जब तक कि इसमें और नमक ना घुल सके, और इस प्रकार हमें नमक का संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। आप क्या पाते हैं कि बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ फिर से घुल जाता है और विलायक को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है। इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए और पुनः देखिए उसकी तली में नमक बैठता हुआ आपको दिखाई देगा। एक्टिविटी से हमें यह पता चलता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा क्या होती है, घोली जा सकती है। जैसा कि मैंने एक्टिविटी 10 में क्या है कि 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए। 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए और तब तक उसको हिलाइए जब तक कि वह घुल ना जाए। 1-1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक उसमें डालते रहिए। मतलब जब तक वो पूरी तरह से मतलब घुलना जब तक बंद ना हो जाए तब तक डालते रहिए। नमक के चम्मचों की संख्या जो कि घोली गई है को सारणी 5.2 में लिखिए। अब इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए। अब चीनी से करिए तो भी आप वही पाएंगे कि उसमें भी घुलने के लिए एक लिमिट तक ही वो घुलता है। हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की। इस अध्याय में पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशाला में भी किया जा सकता है। एक्टिविटी 5 में फ्रेंड्स सारणी 5 में आपको यह देखना है कि जल में घुलने वाले पदार्थों की मात्रा। तो नमक जो है वो कितनी देर तक घुल सकता है और चीनी जो है वो कितने देर तक घुल सकता है, यानी कितना चम्मच हमने नमक डाला तब वो घुला और कितना चम्मच हमने चीनी डाला और वो घुला। तो हमें यह क्या करना है, आधा गिलास पानी लेकर के उसमें डालते रहना है और उसके बाद जितने चम्मच उसमें काउंट होते हैं यहाँ पे हमें लिख देना है। हमने यह भी सीखा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ ना घुल सके तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है फ्रेंड्स, संतृप्त विलयन कहलाता है। तो अब यहाँ पर आपका ये एक्सरसाइज खत्म होता है। यहाँ पर कुछ आपको अभ्यास वगैरह दिए गए हैं, तो आप इसको अगर चैप्टर को मेरे साथ पढ़े होंगे तो आप इसको ज़रूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिए तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। धन्यवाद।